बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है खबर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सईद काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। और वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे अंजुम रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले हम बात करेंगे नाज़रीन, पंजाब का कल बजट पेश किया गया। 1681 अरब 41 करोड़ रुपए का बजट, जिसमें ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 550 बिलियन रखे गए। इसकी अहमियत क्या है? हर रोज़ जब कीमतें तब्दील की जाती हैं, हर रोज़ कोई ना कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई जाती है, फ़ंड्स का हेर फेर किया जाता है। ये जो कल मैथमेटिक्स का एक जो पूरा एक शो प्रेजेंट किया गया, उससे आवाम का फ़ायदा कहाँ पर है और आवाम के लिए किस तरह वो असरअंदाज होगा, इस पर आज हम बात करेंगे कि उसकी जो इस्लाहात हैं वो किस हद तक आम आदमी की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं। दूसरी जानिब जो आज की हम टॉप स्टोरी डिस्कस करेंगे वो है तुरखम बॉर्डर पर 12 घंटे से ज़ायद फायरिंग का तबादला किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी 3 एहलकार समेत 13 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। पाक अमरीका ताल्लुकात में जो कशीदगी चल रही है, जिस पर पाकिस्तान के भी बयान आ रहे हैं, अमरीका की तरफ से भी स्टांस सामने आ रहे हैं, अब उसका शाखसाना जो है वो हमें अफगान बॉर्डर तोरखम पर नज़र आ रहा है, जहाँ पर पाक अफगान ताल्लुकात भी कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत क्या है और किस तरह से ये तमाम सूरत हाल जो है वो हमें किस तरफ किस समत लेके जा हम बात करेंगे। अब चलते हैं सईद काजी साहब की जानिब और जानते हैं आज की उनकी स्टोरीज़ क्या हैं। जी सईद साहब। एक तो सीमल मैं इसी पे बात करूंगा जो बजट है, और इसमें मैं ख़ास तौर पे एक मैगजीन है न्यूज़ लाइन, उसमें करप्शन के हवाले से एक डिटेल स्टोरी छपी है, जिसमें अदनान आदल साहब हैं और मज़हर अब्बास साहब हैं। इसमें तमाम सूबों के हवाले से बात की है, कुछ फिगर्स हैं वो हम सामने लाएंगे और ये सवाल उठाए गए हैं, तो इन सवालों का कुछ जवाब भी देगा या नहीं देगा, इसको बजट के ज़िमन में ही हम देखेंगे। फिर साथ हम डिस्कस करेंगे कि इस साल हमने $8 बिलियन का फिर कर्जा लेने का इंदिया दे दिया है, क्योंकि हमें और किसी तरफ से पैसे आने की तवक्को नहीं है। इस पे बात करेंगे। और फिर एक छोटी सी स्टोरी तो नहीं है, मगर ये स्टोरी आमतौर पर छोटी करके पेश की जाती हैं। फैसलाबाद में एक चाय वाले ने पुलिस वालों से जब तकाजा किया कि जी उनको वो अपने खुराक के पैसे देने शुरू कर दे, जो वो कई अरसे से नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने उसको इतना पीटा कि उसको मार ही डाला। और अब उसको हशप करने की कोशिश की, जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, हशप करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है वो मेंटली डिरेंज था और वो अहले मोहल्ला ने उसे मिलकर मार दिया। अब उसके ज़ाहिर है वो जो पेटी बरादरान है उसको बचाने के लिए ड्रग एडिक्ट और इस तरह की कहानियाँ कर रहे हैं। फिर इसके साथ एक जुड़ी स्टोरी थोड़ी सी और भी है। ये जो नई फोर्स आई है, जिसे आप क्या कहते हैं, डॉल्फिन फोर्स, इसकी एक स्टोरी आई है। पहले शिकायतें तो आ रही थी इक्का दुक्का कि ये भी पैसे ऐंठना शुरू कर दिया इन्होंने, मगर अब एक स्टोरी ज़्यादा कंक्रीट फार्म में सामने आई है कि इन्होंने एक ड्रग की पकड़ी कुछ और 90,000 में जाने दिया और हैदर अशरफ साहब ने उनकी इंक्वायरी शुरू करवा दी है। तो ये क्या है, जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने आते हैं वो आके डकैतों का तहफ़्फ़ुज़ शुरू कर देते हैं। तो ये क्या सिलसिला है? बिल्कुल सही। अंजुम साहब, आज की आपकी स्टोरीज क्या हैं? एक तो मैं बात करूंगा कि फाटा का जो इलाका है वो मुसलसल पाकिस्तान में नज़रअंदाज किया गया है, और वो नज़रअंदाजी की वजह से जो है वो दहशत गर्दी की आमाजगाह बना हुआ है और बेरोज़गार नौजवानों के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। उसमें जो है ये तब्दीली लाई जा रही है। फाटा को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया जा रहा है। और दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो 7 जो डिवीजन्स हैं उसके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसको यूनिवर्सिटियों का दर्जा देने का मामला जो है वो मुसलसल डिले किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, ये आपकी टॉप स्टोरीज रहेंगी। पंजाब बजट पर मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगी अंजुम साहब। सबसे पहले तो 1681 अरब 41 करोड़ का बजट, आवाम का क्या फ़ायदा है इसमें? 1681 अरब का बजट है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि तालीम पर जो है वो 70% इजाफा किया गया है, और ये इजाफा बुनियादी तौर पर जो है वो प्राइमरी स्कूलों में इजाफा होगा। और प्राइमरी स्कूल पंजाब की बहुत बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान में बच्चों की जो है वो बहुत बड़ी तादाद, 2 करोड़ बच्चे जो है, 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं। अगर प्राइमरी में इन्होंने 70% का इजाफा किया तो इजाफा ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये काबिल तारीफ़ है कि इन्होंने प्राइमरी स्कूल्स को ज़्यादा तवज्जो दी है, और जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनको स्कूलों के अंदर लाएंगे। ज़ाहिर है कि जब बच्चा स्कूल के अंदर आता है तो वह कारामद शहरी बनता है और वो कुछ ना कुछ सीखता है और वो पैदावारी अमल में हिस्सा डालता है और वो कमाता है। और इसके साथ जो है 50 बिलियन जो है वो इन्होंने किसानों के लिए पैकेज दिया है, और उसमें खाद तो सस्ती होगी, लेकिन जो है कुछ सड़कों की सूरत हाल बेहतर की जाएगी, और जो आबपाशी का निज़ाम बेहतर करेंगे, कुछ खालों को पक्का करेंगे, और सैलाब की रोकथाम के लिए भी इन्होंने कुछ बंदोबस्त करने का बात की है। अच्छा, 92 अरब रुपए जो है इन्होंने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तस किए हैं। तो वो तो जाहिर है, वो तो रखने ही थे अंजुम साहब, क्योंकि ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा भी तो चल रहा है।
अच्छा नहीं, उसका 85 अरब रुपए तो हमें बरह रास्त जो है वो चीन से ही आ रहे हैं, तो लेकिन ऑरेंज लाइन मंसूबा तो लाहौर का मंसूबा है, और अगर ये कामयाब होता है तो जाहिर है कि इसमें अल्टीमेटली 5 लाख मजदूर जो हैं वो शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकेंगे। जाहिर है वो जब जाएंगे तो वो काम भी करेंगे, कारखाने चलेंगे और रोज़ी पैदा होगी और एक बेहतरी आएगी। मैं इसकी पॉजिटिव साइड की तरफ जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि काजी साहब नेगेटिव साइड पे तो जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा, और फिर इसके अंदर एक जो खामी मुझे नज़र आई है वो ये है कि हम इतने अरसे से दावे कर रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे, और जो है ज़राअत में जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं जो अरबों रुपए कमाते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन इस दफ़ा भी हमें मायूस किया गया कि उन पर कोई टैक्स नहीं है। और मेरा ख्याल ये है कि ये खामी इनको दूर करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो है वो बड़े ज़मींदारों पे लगना चाहिए, और लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स के ज़रिए जो है ये छोटे गरीब किसानों को और गरीब मजदूरों को और आम आदमियों को से टैक्स ले लेते हैं, लेकिन बड़े जो बिजनेसमैन हैं और बड़े जो ज़मींदार हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जाता। जी ठीक है, चलिए आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बता दिए। काजी साहब, अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या नहीं, है? अवाम मैं तो पहले बात तो ये मैं उनकी बात पे कमेंट कर दूं कि ना हमें पॉजिटिव प्री कंडीशन के तौर पर करना चाहिए, ना नेगेटिव। हमें जो चीज़ है और जैसे है की बुनियाद पे उसका एनालिसिस करना है। हमें अगर वो ए है तो उसे बी नहीं कहना चाहिए, अगर बी है तो उसे ए नहीं कहना चाहिए, बिकॉज हमारा एक पब्लिक कॉन्फिडेंस है कि हमने लोगों को सही बात बतानी है। बहरहाल ये अपनी अपनी राय है। ये जो बजट आया है, पहली बात तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अब बजट की वो अहमियत नहीं रही। वो इसलिए कि बजट तो हर महीने आता है, हर महीने आप जो है बिजली की कीमतें ऊपर नीचे करते हैं, तेल की कीमतों में। आज इस रूलिंग एलीट में इतनी औकात भी नहीं रही कि एक साल में शुरू में ये अगर कोई देती है फिगर तो उस पर वो मेंटेन एक साल के लिए भी कर सके, उसे हर महीने उसको बदलना पड़ता है। मगर जो बात PSTP की या ADP की है, एनुअल डेवलपमेंट फंड के हवाले से मैं आज एक स्टोरी डिस्कस करना चाहता हूँ जो न्यूज़ लाइन में छपी है। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि उसमें एक फिगर कोट करता हूँ, 54 बिलियन का बलूचिस्तान का पिछले साल में ADP था, और बताया ये जा रहा है कि वो मेन सोर्स ऑफ करप्शन था। अब लाहौर की तरफ आ जाते हैं। अब लाहौर में जितने जो ये तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं, जिसमें तकरीबन 200 अरब तक चली गई है ये आपकी जो ऑरेंज ट्रेन है, इसमें बहुत लेदे हो रही है। और ख़ास तौर पर ये जो स्टोरीज मैं अदनान आदिल की डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें ये बताया गया है कि इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पेपरा रूल्स को जो है वो जो है नज़रअंदाज किया गया। उसके बाद ये कि लोन जो हमने चाइना से लिया 6% पे लिया, ADB हमें अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए लोन 0.75 पे लोन देने को तैयार थे। ये बहुत से सवाल आते हैं। बहुत सी कंपनियों को बगैर किसी इंटरेस्ट के कर्जा दे दिया गया। फिर ये कि सिक्रेसी के नाम पर हमें ये कहा गया कि हम आपको बता ही नहीं सकते कि ये पैसे मेरे हैं, मेरी जेब से गए हैं। हाई कोर्ट में जब ये केस आया तो वहाँ पे जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, उन्होंने कहा जी हम चाइना की जो है उसकी कॉन्सेंट के बगैर आपको बता ही नहीं सकते। फिर जो इतराज़ आया कि जो मेट्रो फ्रांस में बनी और जो मेट्रो चाइना में बनी उसे तकरीबन दुगने पैसों की ये बन रही है। चाइना में कुछ $6 मिलियन पे 1 किलोमीटर बना, $11 मिलियन पे जो है वो $7 मिलियन पे फ्रांस में बना, हम $11 मिलियन पे बना रहे हैं। ये $55 मिलियन पे 1 किलोमीटर हमें पड़ेगा, ये जो इस वक्त हम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है, क्योंकि दिस इज़ अ पब्लिक मनी और ये पब्लिक के सामने हमें खोल के रखना चाहिए। इसी तरह आपको पता है कि हम 40 रुपये पर पैसेंजर अदा करते हैं, जो ये जो आपकी ट्रेन जो हमने तुर्की के साथ वायदे कर रखे हैं, मेट्रो, और ये जो तुर्की की कंपनियां यहाँ आई हैं, वहाँ उनके बड़े शेडी प्राइवेटाइजेशन में उन पर बड़े इल्ज़ामात लगे। पूरा तुर्की का जो मीडिया है इससे भरा पड़ा है। तो मेरे ख्याल में ये बात नेगेटिव और पॉजिटिव की नहीं है, ये बात मेरे और आपके उन टैक्सों के पैसे की है जो एक अमानत के तौर पे हम इस रियासत के हुक्मरानों को देते हैं, और फिर हमारा ये हक है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये इस अमानत में खयानत नहीं हो रही। और फिर ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि 200 अरब रुपया जो है वो कर्जा लिया जा रहा है काजी साहब, जिसको 20 साल तक हमारी अवाम अगली नस्लों ने जो है वो चुकाते रहना है। और जो कर्जा दे रहे हैं, जिन्हें सब लेट किए, जो सब लेट किए गए कॉन्ट्रैक्टर्स, पहली बात तो ये ओपन बिडिंग नहीं हुई। ओपन बिडिंग सिक्रेसी में हमने चाइना को दे दी, डील दे दी। उसके बाद चाइना वालों ने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया। वो कुछ 4-5 लोग हैं जो हमेशा से उनको मिला, फिर उनको कर्जे दे दिए। ये रिपोर्ट कह रही है, ये इसमें मैं तो कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं ये न्यूज लाइन पढ़ा है मेरे पास। मेरे ख्याल में इसका जवाब अगर कुछ फिर अंजुम साहब ने बात की एजुकेशन की। अंजुम साहब, एजुकेशन में पिछली दफा भी पंजाब बजट में अच्छा खासा पोर्शन रखा गया था। बता दें कहां पर प्राइमरी स्कूल खुले हैं, कहां पर सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर हुई है। लाहौर जैसे शहर में हजारों स्कूल ऐसे मौजूद हैं जहां पर मिसिंग फैसिलिटीज हैं, कहीं पर दीवार नहीं है, कहीं पर वॉशरूम नहीं है, कहीं पर साफ पानी नहीं है, फर्नीचर नहीं है। तो मुख्तस तो कर दिया जाता है, लेकिन इन दी एंड साल के आखिर में वही होता है कि फंड्स लैप्स कर जाते हैं और वो कहीं और इस्तेमाल हो रहे होते हैं। एजुकेशन वहीं के वहीं स्टैंड कर रही होती है।
हाँ, आप बात ठीक कह रहे हैं कि भाई 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के स्कूलों से बाहर हैं और वो कोई एजुकेशन नहीं ले रहे, और जब वो जवान होते हैं तो वो कोई काम नहीं करने की सलाहियत रखते, ना वो पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं, ना उनके पास कोई हुनर होता है। तो ये ज़ाहिर है कि इतने जो पैसे लग रहे हैं वो सारे के सारे पैसे नहीं लगते हैं। करप्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बहुत बड़ा सुराख है जो ज़्यादातर हमारे पैसे करप्शन में चले जाते हैं। इस दफ़ा भी इन्होंने कहा तो है कि हमने 70% इजाफा किया प्राइमरी स्कूलों लेकिन फिर उसका फायदा भी क्या होगा अंजुम साहब? एक तरफ तो ये प्राइवेटाइजेशन की बात भी करते हैं, एनजीओज के हवाले कर रहे हैं सरकारी स्कूलों को। नहीं, सरकारी स्कूलों को एनजीओ के हवाले तो कर रहे हैं, लेकिन तमाम जगहों पे प्राइवेट इदारे प्राइवेट लोग जो हैं वो स्कूल बनाते नहीं हैं। दूर दराज के जो दही इलाके हैं जहाँ पर इनकम नहीं है, जहाँ के लोग फीसें नहीं दे सकते और गरीब लोग हैं, वहाँ पर तो गवर्नमेंट को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। ये तो बड़े शहरों में जहाँ पर बच्चे जो हैं थोड़ी बहुत फीस दे सकते हैं, या चंद इदारे हैं जो प्राइवेटाइज करते हैं या एनजीओज़ को देते हैं, लेकिन जो बड़ा काम है, जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो बड़ा हिस्सा है आबादी का, हमारी आबादी का जो है वो 50% से ज़्यादा हिस्सा तो फीस दे ही नहीं सकता। वो तो अपने बच्चों को जूते नहीं पहना सकता, वो तो अपने बच्चों को कपड़े नहीं पहना सकता। अब वहाँ पर प्राइवेट जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो तो जाता ही नहीं है, क्योंकि उसे वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिलता, वहाँ से फीस नहीं मिलती, तो उसके लिए वहाँ पे गवर्नमेंट को ही जाना पड़ता है। और गवर्नमेंट में करप्शन बहुत ज़्यादा है और नाअहली बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट के असातिज़ा जो है वो जाते भी हैं तो पढ़ाते नहीं हैं, वरना जाते ही नहीं हैं, और ज़्यादातर फ़ंड जो है वहाँ के ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें मुसलसल हिम्मत तो करते रहना है, हमें मुतालबा तो करते रहना पड़ेगा, हमें कोशिश तो करती रहनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ बच्चे पढ़ें, कुछ ना कुछ तो हम आगे बढ़ें, बिल्कुल अंधेरों में पड़े हुए लोग जो हैं वो कुछ तो ऊपर आएँ। यानी कि इस दफ़ा का भी जो बजट है काजी साहब, इसका मतलब है कि पंजाब का जो बजट प्रपोज किया गया, ऑपोजिशन तो उस पर एतराज़ कर ही रही है, वो आवाम दोस्त नहीं है, फिर आवाम का एहतसास जो है वो कहीं नजर नहीं आता। बजट जो आखिरी आया था पाकिस्तान की तारीख में वो 1973-74 का था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया था, जिसमें आपने पब्लिक स्पेंडिंग जो है एक वॉपिंग अमाउंट और बहुत बड़ा अमाउंट रखा था, जिसमें आपने इस तारीख की सबसे बड़ी जो मराहत लोगों को दी थी, क्योंकि उसके पीछे एक तहरीक भी थी 68-69 की। उसके बाद से जो बजट है ये तो अब उसमें जो स्टेक होल्डर्स, जिसे कार्टल्स आप कहते हैं, जिन कार्टल्स का जिक्र मैं बार बार कहता हूँ, इसहाक डार साहब अपने एक असम्बली में एक जवाब में बता भी चुके हैं। अब ये उनके दरमियान है कि किस सेक्टर का कितना शेयर जाना है, कितना एसआरओ जारी होना है, एसआरओ में कहाँ पे टैक्सों में आपने छूट देनी है, तो वहां पे ये मामला है। लेकिन साथ चूंकि आपको एक वोट लेने का अजाब है और आपने एक पब्लिक मीडिया के सामने भी आना होता है, तो आप अच्छा फिर सबसे पीएसडीपी तो आप रख देते हैं या एडीबी आप रख देते हैं, सबसे ज्यादा कट उस पर लगती है। आखिरी दफा आखिरी कट जो लगी थी 24% की कट, उन्होंने IMF ने कहा था कि भाई नहीं है, आपके पास डेफिसिट आपका ज्यादा है, लिहाजा सबसे पहले इस पर कट पड़ जाती है। सेकेंडली आप बस सारी बातें छोड़ दें, मुमकिन हम गलती कह रहे हो, मुमकिन है ये फिगर गलत हो, अभी निकल चलते हैं बाहर, इस मेन 4 सड़कों को छोड़ के एक किसी मोहल्ले में चले जाते हैं, उसकी नाली देख लेते हैं, वहां का सीवरेज का निजाम देख लेते हैं, वहां का पानी का निजाम देख लेते हैं, चले छोड़ें, यहां से उठ के अस्पताल में अस्पताल चलते हैं, यहां से उठ के चले जाते हैं सर्विसेज, एक गली एक एक मंजर बोल बोल के कहेगा कि हमारी चोरी हो रही है, हमारे पैसे हमारे ऊपर खर्च नहीं हो रहे। तो थिंग्स आर सेल्फ एविडेंट। अगर अच्छा हो रहा हो अंजुम साहब तो अच्छा नजर आता है, फिर पॉजिटिव बोलने को दिल भी करता है, मगर दिल जलता है जब हम देखते हैं कि कॉरिडोर में जिसको फौरी तौर पर एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी या हार्ट सर्जरी चाहिए, वो वहां लेटा लेटा काबिल इलाज मर से मर जाता है, उसके बच्चे मर रहे होते हैं। तो ये इशू है, इसलिए शायद हम कभी तल्ख भी हो जाते हैं। अच्छा अंजुम साहब, 1681 अरब का बजट है और उसमें से जनूबी पंजाब के लिए सिर्फ 172 अरब रुपए, ये तफरीक तो खुलकर सामने आ रही है, इसमें क्या पॉजिटिविटी देखें हम? अपोजिशन ने इस पे एजिटेट भी किया है कि ये सारे का सारा बजट जो है ये जीटी रोड पे खर्च होता है, ये लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और रावलपिंडी और ये मेन इलाका है उनके सेंटर का, और जो जनूबी पंजाब है वो नज़रअंदाज होता है। और जनूबी पंजाब का बहुत पुरानी शिकायत है कि जनूबी पंजाब नज़रअंदाज हो रहा है, और जनूबी पंजाब में गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, जनूबी पंजाब में जो है गुलामी भी बहुत ज़्यादा है, जनूबी पंजाब में जागीरदारों का जोर भी बहुत ज़्यादा है, जनूबी पंजाब के लोग बहुत मजलूम हैं और जनूबी पंजाब पे खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन जनूबी पंजाब पे तवज्जो नहीं दी जा रही। और ये पंजाब के माथे पे एक कलंक का टीका भी है कि जब भी जो है इस पर एतराज़ आता है तो बुनियादी तौर पर यह एतराज़ आता है कि सेंट्रल पंजाब पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज करते हैं, और इसलिए जनूबी पंजाब में जो है वो
वो अलग सूबे का मुतालबा भी उठ रहा है। और मेरा ख्याल है कि अगर अलग सूबे का मुतालबा जनूबी पंजाब करता है तो वो जायज़, और हमें जनूबी पंजाब को अलग सूबा बना देना चाहिए ताकि वो अपनी तरक्की खुद करें और अपना पैसे खुद खर्च करें, और ताकि वहाँ पर भी जो है बजट को तवज्जो मिले। ठीक है, ठीक है। काजी साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या अलग सूबा बना देना चाहिए अगर अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है? वैसे तो कोई हर्ज नहीं है, सूबे बनते हैं। अभी आपके हमसाये में कितने सूबे बन गए, मगर सवाल ये नहीं है, बात सूबे बनाने का या जिले बनाने का नहीं है। सवाल ये है कि जो पब्लिक मनी है उसको कैसे बाजियाब करवाया जाए, उसका रुख अवाम की तरफ कैसे किया जाए। मिसाल के तौर पे हमें हमारे साथ हाथ क्या होता है, मैं पहले भी कहता हूं, मार्शल लॉ आ गया तो हमने जमहूरियत से जान छुड़ा ली। अगर तंग पड़ गए तो देखा जिस तरह परवेज मुशर्रफ आए, मिठाइयां बांटने वाले लोगों की कमी नहीं थी। परवेज मुशर्रफ साहब ने बुरकस निकाल दिया लोगों का, उसके बाद वही कार्टल्स आके बैठ गए तो क्या या अल्लाह अब तो डेमोक्रेसी ले आओ। अब डेमोक्रेसी आ गई तो क्या अच्छा नहीं, असल में ना लोकल डेमोक्रेसी नहीं है। बात यह है कि कार्टल्स जब वही रहेंगे और आप इन मोनोपोलीज को नहीं तोड़ेंगे, आप जो पब्लिक मनी है वो टैक्स लगा के उसका रुख, मैं इस सिस्टम की बात कर रहा हूं, सिस्टम को तौबाला करने की बात नहीं कर रहा, उन रूल्स की बात कर रहा हूं जो आपने खुद बना रखे हैं। आप 3.2 मिलियन लोग आप कहते थे हमारे पास हैं, उनसे हम टैक्स लगाएंगे, नहीं लगाया आपने टैक्स का आपने जो आप जो जिनके पास पैसे हैं वो टैक्स देने को तैयार नहीं है। तो जिस वक्त तक सूबे बना दें, 2,25,326 सूबे बना दें, वहां पे अगर नए एक्सप्लॉइटर आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप जिस वक्त तक इस निजाम को, इस ठेकेदारी निजाम को, ये जो ठेकेदार फ्रेंडली सिस्टम है, ये जो किक बैक जनरेटिंग सिस्टम है, ये न्यूज लाइन छपा हुआ है अंग्रेजी में, इन पे पर्चा करें कह रहे हैं, तो ये मैंने तो इनको कोट किया है ना, मैंने तो अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। तो ये क्या है सारा, इसका जवाब दें। अनटिल अनलेस ये निजाम आप खत्म नहीं करते, उसके ऊपर आप जो मर्जी कर दें, लोकल बॉडीज कर दें, डेड बॉडीज कर दें, जो मर्जी कर दें, नथिंग इज गोइंग टू हैपन अनटिल अनलेस क्योंकि इस मैशत का मकसद नहीं है आवाम की खिदमत, इस मैशत का मकसद चंद लोगों की खिदमत है एट द एक्सपेंस ऑफ द मैसेज। अनटिल अनलेस ये पैराडाइम नहीं बदलता आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़िन मजीद बात भी करेंगे। अंजुम साहब एक ब्रेक लेनी है मुझे, नाज़िन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अगली स्टोरी हमारी तुर्कम बॉर्डर पर है, जिस पर हम पाक अमरीका और पाक अफगान ताल्लुकात पर भी बात करेंगे। 12 घंटे तक फायरिंग जारी रही काजी साहब, और फिर 13 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए, और अभी भी हालात कशीदा हैं, कर्फ्यू नाफिज है सरहदी इलाकों में। किस तरफ जा रही है? जब ज्यादा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बिकरिंग बढ़ जाती है तो जो ज्यादा जो हॉस्टिलिटी है अफगानिस्तान की वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाती है, और फिर लगता है कि उनमें वहाँ जो पाकिस्तान गुरेज या पाकिस्तान दुश्मन हिस्से हैं वहाँ पे उसकी रियासत के जो कि हैं, और ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसियों में तो हैं, और ख़ास और इनकी कहते हैं कि दे डेट बैक टू द डेज ऑफ नूर मोहम्मद तरक़ी, कि वो जो लोग थे वो समझते हैं कि हमने जो रोल अदा किया वहाँ पे अफ़गान इनकलाब को बर्बाद करने में, तो एक लेगेसी तो आ रही है। मगर एक और सवाल भी, और सवाल ये है कि यहाँ क्या ठीक कर लेंगे आप जब एक सोशल और इकोनॉमिक डिज़ास्टर में रियासतों को तब्दील कर देते हैं तो फिर ऊपर बैठ के आप समझते हैं टेबल पे बैठ के आप अमन व अमान का हसूल कर लेंगे, फिर नहीं होता। और दूसरी बात यह कि ये जो एजाज साहब ने बात की है, जो हमारे सेक्रेटरी खारजा हैं, कि जी ये बार बार एक पहली दफ़ा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से बात खुल के सामने आ रही है। ये सेकंड, एक तो हमने रिपोर्ट की बात की थी चंद दिन पहले कि जो मिलिट्री और सिविल इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी कि अमेरिका यहाँ पे अमन नहीं चाहता, और अगर अमन हो गया तो उसे यहाँ से जाना पड़ेगा, वो अपना एक लॉन्ग स्टे रखने के लिए यहाँ पे इंस्टेबिलिटी चाहता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया था। अब ये कह रहे हैं कि सी पैक में की वजह से वो कंफर्टेबल नहीं है, और ये बात थोड़ी समझ भी आती है। बहरहाल चाइना इन्वेस्टमेंट लैटिन अमेरिका तक ले गया है, वेनेजुएला में उसने जाके की है, हर जगह इसके पास पैसे हैं, पैसे इसके पास फालतू हैं, और ये जाके अपनी जो है एक जो एक्सपेंशन है वो कर रहा है। उस एक्सपेंशन से अब अमेरिका वो एक्सपेंशन नहीं कर सकता, अमेरिका के पास वो पैसे नहीं है। अमेरिका इज द मोस्ट इंडेटेड कंट्री अंडर द सन, 17-18 ट्रिलियन डॉलर का जितनी उसकी GDP है, इतनी उस पर कर्जे का बोझ आ गया है जो उन्होंने पिछले किया, ये सिस्टम को बदला है। तो ये इश्यूज हैं, आते रहेंगे, और एक फोरसीएबल फ्यूचर में यहाँ पे कोई अमन मुझे नहीं लगता कि ये कर सकेंगे। इधर से अमन की कोशिश होगी, उधर से उसे कोई सबोतैज कर देगा, यही हम देख रहे हैं एक तवील अरसे से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अंजुम साहब आप क्या देखते हैं, किस तरह से पाक अमरीका ताल्लुकात जा रहे हैं, और फिर उनका असर जो है पाक अफगान ताल्लुकात पर आता है? देखिए, पाक अफगान ताल्लुकात उसी का हिस्सा है, और मेरे नज़दीक जो है ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो बड़े ख़तरात में घिरी हुई है।
पाकिस्तान की जो है वो ईरान से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान से के ताल्लुकात जो हैं अफ़गानिस्तान से भी अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो भारत से भी अच्छे नहीं हैं, और अब पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका से भी जो है ख़राब होने जा रहे हैं, और हम अमेरिका से दूर होने जा रहे हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अमेरिका के साथ जो अब हमारा मुआहदा था कि अमेरिका हमें जो है वो 8 F-16 तैयारे देगा, और उसके सिलसिले में वो 450 मिलियन डॉलर की इमदाद देगा। अमेरिका ने इमदाद देने से भी इनकार कर दिया है। अमेरिका मुतालबा कर रहा है कि हम अपने जो हमारा न्यूक्लियर जो बॉम्ब का ज़ख़ीरा है उसे कम करें और न्यूक्लियर असले की पैदावार को रोक दें, जो हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो है वो भारत है, और भारत हमसे कई गुना 8 से 10 गुना बड़ा है, और उसकी आबादी भी बड़ी है, उसके पास असले की तादाद भी ज़्यादा है, फ़ौजी भी ज़्यादा है, वो साइज़ में भी ज़्यादा है, और अब भारत हमारे लिए एक मुसलसल ख़तरा है। उस ख़तरे का तदारुक हमारे पास जो है वो सिर्फ न्यूक्लियर डेटरेंट है। न्यूक्लियर डेटरेंट से हम दस्तबरदार नहीं हो सकते। फिर अमेरिका मुतालबा कर रहा है कि हम मिज़ाइल के अंदर जो हमारी डेवलपमेंट है, नए मिसाइल बनाने हैं, हम उसको रोक दें, हम वो भी नहीं रोक सकते। इसलिए अमेरिका से हमारी दूरी हो रही है। लेकिन अमेरिका से दूरी बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि अमेरिका से हमारे सिर्फ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नहीं है, बल्कि हमारी सारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का दारोमदार भी, हमारी मईशत का दारोमदार भी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर है। 60% टेक्सटाइल जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी हमसे ख़रीदते हैं, वरना हमारी एक्सपोर्ट जो है वो पूरी तरह डैमेज हो सकती है, और हम पे सैंक्शन लगाई जा सकती हैं। हम पे कुछ पाबंदियां अगर अमेरिका ने लगा दी या हमारी इमदाद जो है रोक दी, तो हमारे लिए बहुत शदीद प्रॉब्लम हो जाएंगे। अमेरिका हमसे मुतालबा कर रहा है कि हम CPEC पे हमसे नाराज़ है, लेकिन अमेरिका में जो तो क्या करें अंजुम साहब, फिर उनकी सारी शराइत मानना शुरू कर दें? हमें बहरहाल हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि हमें अमेरिका से इतनी दूरी जो है वो बड़ी ख़तरनाक रहेगी, और हम सिर्फ चीन पर भरोसा करके इस मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। हमें चीन पर भी भरोसा करना है, हमें अमेरिका से भी ताल्लुकात रखने चाहिए, हमें यूरोप से भी ताल्लुकात रखने चाहिए। साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस तरह इस नहज पर पहुँचते हैं तो हमारी मईशत के ऊपर सवालिया निशान लगना शुरू हो जाए? देखिए, पहले आपकी मईशत क्या कर रही है यहाँ पे, आप मुझे बताएं ना। आप वन ऑफ द वर्स्ट, ये इवन चाहे मैं तो उस बात पे मेरा इख्तलाफ रहता है कि अगर पब्लिक सेक्टर आपका और सोशल सेक्टर बर्बाद है तो आपकी मईशत पहले क्या कर रही है। लेकिन बात यह है कि हमें किसी से ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए, हमें किसी मुल्क पे जाके हमला नहीं कर देना चाहिए, मगर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने मफाद में बनानी चाहिए। हमें कहीं कदम रखना भी चाहिए। हमें वो आके कहते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ा जिहाद हो रहा है, चलो आगे लगो, हम जाके हमला फरमा देते हैं, वहां हम आप अपना सारा खोल के आपके सामने रख देते हैं। फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो टेररिस्ट हैं। अगले दिन उन्हें इतला मिलती है, हम कहते हो अच्छा अब ये भी इतला मिली है, ठीक है जी, ये टेररिस्ट हैं, हम दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। आज हमने जो खिलवाड़ किया है यहाँ पे, वो इसीलिए किया है कि हम, और इंडिपेंडेंट पॉलिसी आप क्यों नहीं बना सकते जब आप अपने मुल्क में एक मुस्तहकम मैशत को नहीं बना सकते, जब आप एक पाँव पे ये काम, ये स्वीडन में जाके, चलो स्वीडन ये भी सब सर्वियंट मुल्क है, आजकल इनका भी बुरा हाल है, लेकिन वहां को इस तरह तो नहीं कर सकता। इवन इंडिया में जाके कोई ड्रोन तो नहीं मारता वहां पे। बहरहाल उसकी एक उसकी उन्होंने एक हैसियत, माशी हैसियत बनाई है किसी हद तक, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो तो है वहां पे किसी हद तक। तो हम जो है अपनी पॉलिसी अपने मफाद में बनाएं, इनसे बात करें। और दूसरी एक और भी गलतफहमी मैं आपको बता दूं, वो बिल्कुल डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे एक खास सतह से, वो हमारा नाक पानी से बाहर रखेंगे, हमें सिसका के जिंदा रखेंगे। बर्बाद इसलिए नहीं करेंगे कि बहुत सारा न्यूक्लियर स्क्रैप यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो नहीं चाहेंगे कि एक न्यूक्लियर स्टेट जो है, जो कि 7 स्टेटों में आती है, वो इस तरह से बैठ जाए और खतरात बने। वो लिहाजा हमें जिंदा और मुर्दा नीम मुर्दनी में रखेंगे। हमारी रूलिंग एलीट में अगर कोई है, जान है, जो कि मुझे नहीं लगती, वो ये है कि हम इस चुंगल से कैसे निकलें जो हम फंसे हुए हैं कोल्ड वार से अब तक। तो कब हम अपनी माशी और खारजा पॉलिसियां अपने मफाद में बनाएंगे? तो इसका मतलब कि पाकिस्तान को अब स्टैंड लेना होगा, जो भी स्टांस हुआ उस पर खड़ा रहे, क्योंकि ये बात भी की जाती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमेशा रिएक्शन के तौर पर सामने आती है, हम खुद कोई अपनी डायरेक्शन मुतय्यन नहीं करते हैं। मुझे कह रही नी जग के तौर पे हम करते हैं, और उसके बाद हमारी कोई हमारे कुछ मसाइल हैं, हमारे कुछ मसाइल हैं। अमेरिका हमसे मुतालबा कर रहा है कि हम जो अफ़गान तालिबान को यहाँ हमने पनाह दी हुई है उनको हम यहाँ से निकालें और उन पर हम हमला करें। लेकिन असल बात यह है कि ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान एक दुनिया का ख़तरनाक जो है वो तिकोन है, एक ख़तरनाक ट्रायंगल है कि पाकिस्तान के एक तरफ भारत है और भारत के साथ भी हमारे मुस्तकिल बॉर्डर। तो फिर अंजुम साहब, हमें तो तमाम उन मुहाजिरीन को भी निकाल देना चाहिए जिसकी मेहमान नवाजी पिछले 30 सालों से पाकिस्तान कर रहा है, जिसके लिए हम ये नताइज भुगतते हैं। चाहते हैं, लेकिन
महाजरीन को हम निकालना चाहते हैं, लेकिन महाजरीन को निकालना भी एक मसला है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो है हमारे बहुत ज़्यादा मुफादात हैं, इसलिए कि अफगानिस्तान के साथ हमारा 900 एक बहुत बड़ा बॉर्डर है जो जो इंटरनेशनल बॉर्डर तस्वुर नहीं होता, उसे ड्यूरल लाइन कहते हैं। हम मुतालबा कर रहे हैं कि उसको मुस्तकिल बॉर्डर मान लें, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान बनने के पहले दिन से ही पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था, और उसने कहा था कि पाकिस्तान के पख्तून इलाके जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। और फिर हमें ख़तरा यह है कि एक तरफ तो भारत है हमारी तरफ, और दूसरी तरफ भारत जो है अफगानिस्तान में भी आ जाता है, और अफगानिस्तान के साथ अफगान गवर्नमेंट के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे सरमायाकारी करता है, और वो हमारे लिए दोनों तरफ खतरा बन जाता है। तो इसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास और कोई चारा नहीं कि अफगानिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है उसमें भी हमारे दोस्त हों, और उसके लिए हमें तालिबान की हिमायत करनी पड़ती है, वरना जो है ये पाकिस्तान दोनों बॉर्डर जो नंगे हो जाते हैं। लेकिन हमें इसके दरमियान रहते हुए हमें इस मसले का हल करना होगा। हमें अमेरिका से दूर नहीं होना, हमें यूरोप से दूर नहीं होना, हमें किसी भी मुल्क से दूर नहीं होना, लेकिन फिर हमें अपना स्टांस भी तो नहीं छोड़ना ना, चाहिए। हमें अपना स्टांस भी तो नहीं छोड़ना। जितने उनके माली कौमी मुफादात के लिए हमें लचक दिखानी पड़ेगी, हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, हमें अमेरिका की बात भी माननी पड़ेगी, हमें अमेरिका को बात बनवानी भी पड़ेगी। ठीक है, कल साहब आप क्या कह रहे थे कि हम अपनी सालमियत पे कॉम्प्रोमाइज कर लें? क्या हम हर चीज उनकी मानते चले कि अपना न्यूक्लियर स्क्रैप कम कर लें? सालमियत को बचाने के लिए दरमियान का रास्ता लेना पड़ेगा। ठीक है अंजुम साहब, आपका पॉइंट आ गया, काजी साहब को सुनिएगा। जी काजी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है हमें अपनी सालमियत भी बचानी है, लेकिन आप इस बात पे गौर करें कि अमेरिका के ह्यूज इंटरेस्ट हैं इस खत्ते में, और खास तौर पर पाकिस्तान में। हम उनकी मंडी हैं, उनकी मल्टीनेशनल यहाँ से बड़े बड़े प्रॉफिट्स रीप करती हैं, और अपने मफाद में तमाम कवानीन उन्होंने बना रखे हैं। तो शौकत अजीज़ के दौर में इस रियासत में जितने कवानीन थे, जो आपका टैरिफ सिस्टम था, उसको सब कुछ तहबाल। आज जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का और ट्रेड डेफिसिट का शिकार है, बेसिकली तो उन्होंने इस मीशत को टेक ओवर किया हुआ है। तो इसको अच्छा खासा माल यहां से निकालते हैं। यहां पे अगर इनके कारपोरेट प्रॉफिट्स देख रहे हैं, पाकिस्तान मेन असला का खरीदारी जो है, आज भी हम जो 700-800 अरब रुपए का असला है तकरीबन वहां से खरीदते हैं। थोड़ा बहुत चाइना की तरफ अब हमने मुंह किया है, वो भी इसलिए कि उन्होंने इनकार कर दिया है। कारपोरेट प्रॉफिट्स को आप देख लें, इसके अलावा और हम उन्हें क्या क्या नहीं दे रखा। यहाँ पे उनकी एम्बेसी देख लें कितनी बड़ी है, और यहाँ से क्या क्या वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक इस तरीके से हमें अबंडन करके तशरीफ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हम अच्छी खासी मुर्गी हैं। इस मुल्क के अवाम की जिल्लत की वजह यह है कि बहुत बड़े पैसे का रुख दो हवाले से बाहर है। मैंने जिस तरह पहले यहां स्टोरी की थी कि यहां पे बजट बनता है पहले IMF वर्ल्ड बैंक के इदारों को सामने रख के, जो अमेरिका और वेस्ट के मफादात की निगहदाश्त करने के लिए बनाए गए हैं। फिर लोकल एलीट आ जाती है, इनकी अपनी बंदर बांट है, तीसरे चौथे नंबर पर अवाम है। तो ऑलरेडी वो ठीक कर रहे हैं, मगर वो हमारी आम ट्विस्टिंग करते रहेंगे, और हम उस वक्त तक करवाते रहेंगे जब तक हमारी जो ये हम PSTP खाने से बाहर नहीं निकलते। ADP खाना हमारी जिंदगी का अगर सियासत में मकसद रह गया है, जिस तरह हमने देखा आज जो छपा हुआ है उसमें बलूचिस्तान में हमने देखा, या और जगह पे हम देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमें एक ऐसी पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है कि जो अवाम के मफादात की निगहदाश्त कर सके, जो 20-30 साल से शायद मनस शऊद पे नहीं आ रही। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं, और अंजुम साहब आपकी स्टोरी करना चाहेंगे फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के लिए जो सिफारिशात दी गई हैं। देखिए, फाटा एक पाकिस्तान का ऐसा एक नासूर बना हुआ है कि जहां पर मुसलसल एक जंग की कैफियत है, और वहाँ के नौजवान जो है वो दहशतगर्दी की तरफ मतवज्जो होते हैं, और वो दहशतगर्दी की एक आबाजगाह बना हुआ है। अब काफ़ी अरसे से शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में जो है ज़रब-ए-अज़्ब हो रही है, और वहाँ से लोग बाहर भी निकले हैं, लेकिन इसके बावजूद अब वहाँ उन्हें दोबारा हमें सेटल करना है। लेकिन फाटा का इलाका जो है वो मुसलसल हमने जिसका नज़रअंदाज किया हुआ था, और शायद हमारी रूलिंग एलीट की यही मकसद था कि वहाँ से हम जो है एक जंग के लिए एक फॉडर, एक चारा हम इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ से इसी तरह के हालात पैदा होंगे। अब वहाँ पे सूरत हाल ये है कि नौजवानों में बेरोज़गारी है, वहाँ ना डेवलपमेंट है, ना सड़कें हैं, ना थाने हैं, ना अदालतें हैं, ना उनके हकूक़ है, ना उनके लिए कानून है। उसे हमने ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। अब अगर उसे हमने पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है, और वहाँ अमन लाना है, और वहाँ दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, तो हमें वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान का कानून नाफिज करना पड़ेगा, पाकिस्तान के इदारे वहाँ ले जाने पड़ेंगे। पिछले दिनों जो है प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई थी, जिसके सरबराह जो है वो सरफराज अजीज़ थे, और जिसमें जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है नासिर जिंजबा साहब भी थे, और उसमें जाहिद हामिद थे, वज़ीर कानून थे, और उसमें डॉक्टर और उसमें अब्दुल कादिर बलोच, जनरल अब्दुल कादिर बलोच भी उस कमेटी के मेंबर थे। उस कमेटी ने अब अपने जो है वो
कुछ अपनी तजावीज़ तैयार कर ली हैं। उसने फैसला किया है कि वहाँ पर जो है फाटा को जो है खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया जाएगा और इसके लिए 5 साल का अबूरी मुद्दत इस्तेमाल की जाएगी। इस दौरान वहाँ पे अस्पताल बनाए जाएंगे, वहाँ अदालतें बनाई जाएंगी, वहाँ पर जो है वहाँ का जो फ्रंटियर क्राइम कंट्रोल जो क्राइम रेगुलेशन का जो कानून है, जिसमें अगर एक बंदा जुर्म करे तो पूरे गांव को सजा दी जाती थी, उस कानून की बजाय वहां पर पाकिस्तान का आम कानून नाफिज करेंगे, वहां पर इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे। ठीक है, यानी कि तरक्की के तमाम चीजें जो है वो वहां पर जरूर उसको यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन गाजी साहब कह तो सही रहे हैं, अंजुम साहब के अरसा दराज गुजर गया, फाटा के लोगों ने जंग के अलावा कुछ नहीं देखा, तो क्या अब उनका हक नहीं है कि उनको भी जो है वो ये तमाम सहूलतें मुयसर हैं? मुझे लगता है कि कोई नई फिगर भी दी है उन्होंने। पहले जब साग डार साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने फाटा में इस जंग में $100 अरब ज़ाया किया है या हमारा। उसके बाद कुछ बरखला $250 अभी फिगर चले, मैं अब आपने स्टोरी की है तो मैं इसको कल कंफर्म करके बता दूंगा। जस्ट इमेजिन कि जितने पैसों का बारूद हमने वहाँ उंडेल दिया, अगर वहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, वहाँ पे हम सड़कें बनाते, हम वहाँ पे स्कूल बनाते, वहाँ हम अस्पताल बनाते, वहाँ एक नई और जदीद ज़िंदगी तख्लीक करते, वहाँ हमने दुनिया के जदीद तरीन जो है इन्होंने यहाँ पे हमें, जिस तरह मैंने कहा कि आपकी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी होती और हम ये तो आज ये अजाब हमारे यहाँ खड़े ना होते। मकाम पहले हम कहते रहे, आंखें बंद करके, अंजुम साहब ठीक कहते हैं हमारी जंग नहीं है, नहीं थी हमारी जंग, आखिर बना के छोड़ी उन्होंने, हमारे घर में लगवा के छोड़ी ये आग, पहले नहीं। अगर आज 20-30 पिछले साल, मैं वैसे एक मफरूज़े पे बात करता हूँ कि अगर आपने यहाँ डेवलपमेंट की होती, यहाँ पे आपने ऐसे निज़ाम राइज किए होते कि पैसा आवाम का तख्लीक करदा पैसा टैक्सों के जरिए उन पर खर्च होता, तो आज ये तो ना होता। आज फाटा जो है वहाँ पे जदीद चीज़ें 2 पहुँची हैं, एक वो बेहुदा किस्म की जो गाड़ियाँ SUVs आ गई हैं, जो काले धन दूर से देखते नजर आता है, ये काला धन आ रहा है, 4 पहियों पे काला धन चल के आ रहा है, और एक वो, और या आपके जो असला जो जदीद तरीन असला है वहाँ पे आपने ये किया, तो हम कैसे इनको इंटीग्रेट करें? फिर मैं वही सवाल उठाता हूं, जब नेशन स्टेट्स बनी थी, जब दुनिया में रियासतें बनी थी, तो बम मार के सॉवरेनिटी बनाई थी, बम मार के खुशहाली की थी हमने, वहां पे खुशहाली सड़कें बना के की थी। लेकिन हमें शायद बहुत शौक है तो किसी की ये है का। वी हैव डन, हमने चीजों को बड़ा गलत कर लिया है। अब भी हम दुआ ही कर सकते हैं कि हम इसको बदलें और हम अपने जो आवाम का बेपनाह दौलत पैदा होती है आज इस बुरी भली मैशत में भी, जहां $133 बिलियन डेली चोरी करके बकौल एक सरकारी इदारे के एक अहम अफसर के आप रोजाना बाहर ले जाते हैं, इसको यहाँ खर्च करके तो देखे $48 बिलियन बनता है साल का, जो यहाँ पे ऑफिशियली आपके नैब के मुताबिक चोरी हो रहा है एक साल के अंदर। तो ये पैसे अगर फाटा में लगेंगे, इधर लगेंगे, और ये ऑफशोर कंपनीज में नहीं जाएंगे, ये दुबई की रियल स्टेट में नहीं जाएंगे, ये इंग्लैंड की रियल स्टेट में नहीं जाएंगे, तो यहाँ हालात बेहतर होंगे, वरना वही होगा जो हो रहा है। तो अंजुम साहब क्या एक्सपेक्टेशंस रखें कि हालात बेहतर चाहते तो सब हैं? देखिए फाटा का जो ट्राइबल स्टेटस है, ट्राइबल स्टेटस को ख़त्म करके हम उसे रेगुलर पाकिस्तान का हिस्सा बना लें, और पाकिस्तान के जो इदारे फाटा में काम ही नहीं करते, मसलन वहाँ पे अदालतें नहीं हैं, वहाँ पे लोगों को बुनियादी हकूक़ हासिल नहीं है, वहाँ पे लोगों को सियासी हकूक़ हासिल नहीं है, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के इदारे नहीं हैं, वहाँ पर अस्पताल नहीं बनाए, वहाँ हमने सड़कें नहीं बनाई। तो क्या गवर्नमेंट इंटरेस्टेड लग रही है कि तमाम डेवलपमेंट करने में? हाँ, गवर्नमेंट ने जो है वो कमेटी बनाई है, और इस कमेटी के नतीजे में वहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन बनेगा, और जो ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आते हैं तो ये रिपोर्ट उसको पेश होगी प्राइम मिनिस्टर को। अगर उस पर अमल दरामद होता है तो फाटा के नौजवान जो हैं वो बेरोजगारी और जो दूसरी तकालीफ हैं तो वो ज़ाहिर है दहशत गर्दी को भी छोड़ेंगे और वो एक रेगुलर ज़िंदगी गुजारेंगे और पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, तो वो बेहतर होगी। लेकिन इन्होंने अबूरी मुद्दत जो है 5 साल रखी है खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाने के लिए फाटा को। मेरा ख्याल ये अबूरी मुद्दत 5 साल बहुत ज़्यादा है। अगर 2 साल या 3 साल हो तो 2 या 3 साल बाद जो है फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना के एक रेगुलर पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहिए, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम एक मसला है ना, हकूक हैं वो वहाँ के अवाम को मिलने चाहिए। अच्छा अंजुम साहब, अभी मैं ये देख रहा था जिसमें ये अदनान आदिल साहब की भी स्टोरी थी, और ये मैं न्यूज़ लाइन का जिसका जिक्र कर रहा हूँ, और ये फिर यूसुफ ज़ई साहब की स्टोरी भी थी न्यूज़ लाइन में। अब 55 बिलियन उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान का उन्होंने बताया कि 20 से 30% भी नीचे नहीं खर्च होता, यानी जो ADP अगर आपने फाटा में आपने कहीं डेवलपमेंट करनी है तो आपको एक ऐसा निज़ाम चाहिए कि जिसमें जो पैसा आप अपने स्वेट एंड ब्लड से इस मुल्क के अवाम देते हैं, जितना टैक्स इस मुल्क के इनडायरेक्ट अवाम इस मुल्क का टैक्स देते हैं, साउथ एशिया नहीं पूरी दुनिया में शायद कोई और देता हो, ठीक है। फिर जब आप क्या करते हैं कि फिर जब आप फ्रांस से महंगी मेट्रो बना देते हैं, आप चीन से महंगी मेट्रो यहाँ बना देते हैं, तो बात यह है कि प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे एक तो पैसा
लिया जाए और पैसा जो आवाम का इतना बड़ा हद तक आप टैक्स के जरिए करते हैं, अगर ये सारे पैसे डेवलपमेंट पे लगाना शुरू कर दिए जाएं तो फिर ये घरों से जो कैश से भरे हुए बैग मिलते हैं ये कैसे मिलेंगे? करप्शन तो मौजूद है ना, और वो पकड़ी भी गई है। बिल्कुल सही नाज़न, हम अगली खबर भी डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ पुलिसिंग की बात कर लें। थाना कल्चर की तब्दीली की बहुत बात की जाती है, लेकिन फैसलाबाद से स्टोरी है आपके पास। ये स्टोरी में देख रहा था आज, और ख़ास तौर पे हमने इसको लिया है कि एक फैसलाबाद में फयाज नामी एक चाय फरोश था। वहाँ पे पुलिस वाले आके, ये गुलबर्ग, वहाँ फैसलाबाद का जो गुलबर्ग है इलाका, उसके पुलिस वाले कुछ कांस्टेबल्स बताए जाते हैं वो आए, और एक दफ़ा वो बेचारा पहले इस्तेसाल होता रहा उसका, फिर उसने इस स्टोरी के मुताबिक उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने इतना तशद्दुद किया और बंद करवा दिया, लोगों को उठा दिया, फाइनली वो उसकी हलाकत हो गई। और उसके बाद ये पता चला है कि अब वहाँ के SHO थाना गुलबर्ग शाहिद वही साहब इसके मुताबिक कह रहे हैं मकतूल तो फयाज नशे का आदी था। तो फिर फयाज साहब को नशे के हम सारे बंदे इकट्ठे कर देते हैं, आज उन्हें एग्जीक्यूट कर दें, आप उन्हें गोली मरवा देते हैं, क्या करें हम? हैं कोई रास्ता तो बताएं हमें। और ये स्टोरी और ये जो बाकी रिपोर्ट आ रही है इसका क्या करें? सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद जो है अफजाल कौसर साहब ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है, और हम इस वाक़े को फॉलो करेंगे, सिमल देखेंगे कि ये किस तरह हाई हैंडेडनेस क्यों होती है। और साथ ही मैं इसके साथ स्टोरी दूसरी भी जोड़ दूँ कि इसमें जो डॉल्फिन फोर्स आई थी, तो अब ये क्यों एहसास हमें जो है बजाय एहसास तहफ़्फ़ुज़ के वर्दी को देख के हमें खौफ क्यों आना शुरू हो जाता है? ये अब हुआ ये है कि अब एक पहले तो खबरें आ रही थी कि ये खड़ा करके लोगों को पेस्टर कर रहे हैं, फिर यह भी पता चला कि जनाब इन्होंने किसी हद तक कोई जाली गाड़ियाँ भी पकड़ी, अच्छी बात है पकड़ें गाड़ियाँ, लेकिन अब ये जो एक नया केस सामने आया है और वो ये है कि इन्होंने एक ड्रग जो कोई पकड़ा ड्रग बेचने वालों को, और उसमें से 90,000 रिश्वत दे के उनको छोड़ दिया और साथ ही उनको सामान भी वापस कर दिया। अब डॉक्टर साहब भले मानस आदमी हैं, हैदर अशरफ साहब, उन्होंने अब एक इंक्वायरी कमेटी बना के तो उनको सस्पेंड किया है गालबन। तो मेरे ख्याल में हम ये जो कल्चर है इससे हम शायद कभी नहीं बच सकते। हम जो फोर्स भी बनाएंगे, कराची का हाल हम देख लें, अब लाहौर भी शायद उसी तरफ चल पड़ा है। तो ये जो नई फोर्स बनाने की बजाय हमें कोई और तरह की रिफॉर्म्स चाहिए जो शायद हम नहीं कर पाते, और चुनाचे जिसको हम वर्दी जिसके हवाले करते हैं वो समझते हैं उसका राइट बन गया है, अब आवाम को भी फ्लीस करे और रिश्वत भी ले, तो ये कल्चर खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही। अंजुम साहब, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, बात की जाती है, बजट भी ज्यादा रखा जाता है, लेकिन थाना कल्चर तब्दील नहीं हो रहा। फैसलाबाद की स्टोरी देख लें, और अब जो नया स्क्वाड आया डॉल्फिन स्क्वाड, उसकी हरकतें भी सामने आना शुरू हो गई हैं, जो सिफारिशी कल्चर है, जो रिश्वत का एक कल्चर है। देखिए, पाकिस्तान में अभी तक जो है जमहूरियत भी पूरी तरह नहीं आ सकी है, और जमहूरी कल्चर भी नहीं आया अभी तक यहाँ प्री जो है वो जमहूरियत सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर बादशाहत का जो निज़ाम है वो चल रहा है कि बादशाहत ज़ाती मलकियत होती है, और ज़ाती मलकियत को जो है वो करप्शन का और अपने फ़ायदे का हिस्सा बना जाता है। पुलिस भी जो है वो अभी भी डेमोक्रेटाइज नहीं हुई, अब जमहूरी अदवार में दाखिल नहीं हुई। हमारा एक पॉलिटिकल और समाजी पसमानदगी है, ये इंशाल्लाह हम दूर करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता दूर होगा, और इस पर हमें तवज्जो देनी पड़ेगी कि हम अपने सियासी निज़ाम को कैसे मजबूत बनाएं। अब पुलिस ने जो है एक तो वहाँ पे उस बच्चे को मारा, और फिर उसके मरने के बाद उसके माँ बाप को इतना डराया धमकाया और उन्हें तशद्दुद का रास्ता बताया कि वो इतने खौफजदा हो गए कि उन्होंने माफ़ कर दिया। फिर कानून के अंदर जो है, पाकिस्तानी कानून के अंदर इसकी गुंजाइश भी है कि अगर मकतूल के वर्सा जो है किसी मजबूरी की वजह से, पैसे की लालच की वजह से, किसी खौफ की वजह से जो है वो चाहें तो वो माफ़ कर सकते हैं, या बगैर खौफ के भी माफ़ कर सकते हैं। इस कानून के अंदर भी जो है गुंजाइश है कि वो मकतूल के वर्सा क्या करें। गरीब लोग, जो छोटे तबके के लोग हैं, जब पुलिस उनके बच्चे को मारा और फिर अब उनके जो बाकी बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियों को जब ख़तरा दिखाते हैं तो माँ बाप जो है डर जाते हैं, और इसलिए माँ बाप कह देते हैं हमने मुकदमा नहीं चलाना और हमने जो है माफ़ किया, अंजुम साहब माफ़ किया। क्या बात सिर्फ मुकदमे की है? साहब, हम फिर तमाम जो गरीब टी स्टॉलों वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि इनसे आप पैसे ना लिया करें ताकि आप कत्ल होने से बच जाएं। कोई और तो हल नहीं नजर आता ना हमें। नहीं, अब देख नहीं, तो आप कहते हैं जमहूरियत आते आते तो बड़े बड़े फयाज मर जाएंगे। नहीं, जमहूरियत तो आते आते यहाँ सदियां गुजर गई है ना, यहाँ कई हजार साल से यहाँ जमहूरियत नहीं है। मुफ्त चाय दे दे, कानून बना दे यार, इनको चाय मुफ्त दिया करें।
ओ भाई, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली गवर्नमेंट है, ये पहले 3 साल हैं जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से दूसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट को इक़्तिदार मिला है। पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में इक़्तिदार जो है वो या तो ज़बरदस्ती छीन लिया जाता है या इक़्तिदार को ख़त्म कर दिया जाता है। जमहूरियत की कोई रिवायत है नहीं। अच्छा, एक सवाल का जवाब तो दें। रिवायत बनी है, एक सवाल का जवाब तो दें। जब मार्शल लॉ लगे हुए थे तो इस असेंबलियों में और ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, ज़ियाउल हक के साथ कौन बैठा हुआ था? उसके बाद परवेज मुशर्रफ के साथ कौन बैठा हुआ था? जमहूरियत का मार्शल लॉ जो है, मुझे बताएं ना भाई। अभी सवेरे लग जाए खुदा ना खास्ता तो फिर साथ जाके बैठ जाएंगे। और भाई अब क्या करें, जमहूरियत को लाना तो है, जमहूरियत के बगैर तो कोई रास्ता नहीं है। तो इंसान ने हजारों साल के तजर्बे के बाद इस नतीजे में पहुंचा है कि जमहूरियत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मतलब जमहूरियत की आड़ में हम ये करप्शन भी बर्दाश्त करते रहे, इस तरह के जो स्टेप्स हैं जो अपने बेटी भाइयों को बचाया जाता है, जो थाना कल्चर है उसको भी बर्दाश्त करते रहे। अभी कल चैनल 24 पर एक्सक्लूसिव फुटेज चली कि लाहौर के एंट्री पॉइंट्स पर एक पुलिस एहलकार जो है वो बाकायदा रिश्वत ले रहा था, और ये पहला वाकया नहीं, इससे कभी भी ऐसा वाकया पेश आया। तो इसका मतलब है कि हम अपनी सिक्योरिटी 100-200 रुपए के लिए दाव पर लगा देते हैं। असीमल बात ये है, देखिए अंजुम साहब, अगर टॉप पे आप करप्शन खत्म नहीं करते तो कांस्टेबल की करप्शन आप ठीक नहीं करवा सकते। बिल्कुल सही। जब टॉप पे आप देखते हैं कि एक चीज जो 2 रुपए की बननी है ये हुक्मरान 10 रुपए की बनवा रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप जो है नहीं ठीक कर सकते। बिकॉज आप जो फॉलो करते हैं, आप ऊपर से मिसाल फॉलो करते हैं, और फिर जिंदगी में जाहिर है आपके पास जितना अपनी महंगाई है उसके बाद वैसे ही आप उसको करप्शन आदमी उसको जायज समझना शुरू कर देता है। भाई मार्शल लॉ में करप्शन खत्म नहीं होती, मार्शल लॉ में ज्यादा करप्शन होती है, और जो भी गैर जमहूरी निजाम है उसमें ज्यादा करप्शन होती है। बादशाहत में ज्यादा करप्शन होती है। जिस निजाम में करप्शन होती है वो निजाम ही गैर जमहूरी होता है। जिस निजाम में आपको इलाज नहीं मिलता वो गैर जमहूरी है। जिस निजाम में आपका बच्चा स्कूल नहीं जा सकता वो गैर जमहूरी है। तो इसका मतलब फिर हम ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये ओलिगार्की है, ये क्लेप्टोक्रेसी है, ये जमहूरियत अभी आनी है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं बड़ा टाइम लगेगा, और वो तब आएगी जब मजदूर मेहनतकश इस मुल्क के अवाम जो है वो उनकी असल लीडरशिप उन्हें लीड करेगी। हाँ, जमहूरियत लाने के लिए हमें स्ट्रगल करनी चाहिए। जमहूरियत की एक शक्ल तो आ गई है, इलेक्शन भी आ गया और ट्रांसफर ऑफ पावर भी हो गया, लेकिन अब जमहूरियत का कल्चर और जमहूरियत की पॉलिटिक्स को लाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और हमें जमहूरियत पे मुसलसल जिद करते रहना चाहिए ताकि जमहूरियत सचमुच की आए और यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आए जिसमें मेरिट का निज़ाम आए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी आए, लोग ज़ाती मुफाद की बजाय जो है मेरिट पर फैसले करें, और लोग जो ज़ाती इकरबा। हम तो ये दुआ करेंगे अंजुम साहब ऐसा सिस्टम आए जिसमें अवाम का फायदा हो और जमहूरियत का सिर्फ नारा ना लगे, उसके सम्राट अवाम। हम तो ये कहते हैं कि जिस निजाम में अवाम की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वो जमहूरी नहीं है। उसका अगर किसी ने नाम जमहूरियत रख छोड़ा है तो प्लीज हम डोंट इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस। एक बात तो ये है। हाँ, अगर आप हर जगह ऑटोक्रेसी है, इंसाफ आप जो जाने बेहतरी जी अंजुम साहब आगे बढ़े होने चाहिए। बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। अंजुम साहब अगली स्टोरी आपकी है, केपीके के कुछ कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा रहा है। केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 1 साल से जो है वो एक कानून पड़ा हुआ है जिसके अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की 7 डिवीजन्स में जो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस थे उनको जो है यूनिवर्सिटियां बनाना था, लेकिन 1 साल से नहीं बनी, जबकि पंजाब में और सिंध में जो है वो बड़ी तादाद में प्राइवेट और गवर्नमेंट और दूसरी कॉलेजों को और इदारों को जो है मुझे बनाया गया है। यूनिवर्सिटियां बनाने से जो है क्वालिटी बेहतर होती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल यह है कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर हैं उन्होंने उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजों को यूनिवर्सिटियां बनाने से रोका है। उनका ख्याल है कि अगर ये 7 डिवीजन्स के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं अगर इनको यूनिवर्सिटियां बना दिया गया तो यकीनन इनकी जो है वो सर्विलेंस बेहतर हो जाएगी, क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, रिसर्च शुरू हो जाएगी, वहाँ काम शुरू हो जाएगा और वहाँ पर एजुकेशन भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन जो एग्जामिनेशन के सिलसिले में और डिग्री देने के लिए जो पैसे मिलते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटियों को, वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे। और क्योंकि जो मौजूदा पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं इनके वाइस चांसलर ने दबाव डाला है कि अगर इनको कॉलेजों को यूनिवर्सिटियाँ बना दिया गया तो 200 कॉलेज जो हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटियों से अलग हो जाएंगे, जिसके पैसे जो हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटियों को नहीं मिलेंगे। ये पैसों के लालच के लिए किया जा रहा है। लेकिन 7 जो है वो डिवीजन्स में कॉलेजों को यूनिवर्सिटियां बनना है, और इसमें बन्नू है, इसमें मर्दान है, इसमें कोहाट है, इसमें एबटाबाद है, इसमें मानसरा है, और इससे एक बहुत बड़ी
बेहतरी आएगी, लेकिन बेहतरी आने के लिए ज़रूरी है कि कॉलेजों को बेस्ट यूनिवर्सिटी ना बना दिया जाए। कॉलेजों को यूनिवर्सिटी बना दिया जाए तो कॉलेज ही जो है वो वहाँ पे कॉलेज का कल्चर ही रहेगा। इसके लिए जो अपर एशलॉन है, जो रजिस्ट्रार है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ये भी बाहर से आना चाहिए और नीचे रिसर्च के लिए नए लोग आने चाहिए। अगर इन नई यूनिवर्सिटियों में, अगर नए कॉलेजों को यूनिवर्सिटियाँ बनाया गया और यहाँ रिसर्च ना हुई और यहाँ का निज़ाम ना बदला और यहाँ का सिस्टम ना बदला और असातिज़ा की जहनीत वही रही कि वो सारा महीना जो है वो अपनी तनख्वाहों का हेर फेर हिसाब ही करते रहे और उन्हें रिसर्च पर तवज्जो ना दी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए तवक्को है कि जो केपीके की गवर्नमेंट है वो जल्द असेंबली में ये कानून लाए। ठीक है, ठीक है। काजी साहब, आखिरी मिनट मेरा रह गया, मैं आपके कमेंट्स लेना चाहूँगी इस स्टोरी पर कि क्या फ़ायदा होगा कि केपीके की आवाम को अगर कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। देखिए, बात यह है कि सिंबल जो तमाम जो सिस्टम है उसमें जिस तरह अंजुम साहब से मैं इत्तफाक करता हूँ कि आपको निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है। अब यहाँ पे दो तरह के निज़ाम चल रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का समझ नहीं आती ये क्या होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इसी तरीके से आप एजुकेशन जो है वो कोई इस तरह का इशू नहीं है कि आप टिंकरिंग करके उसको ठीक कर लेंगे। आपको मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स करनी पड़ती है। एक समाज में सबसे जो अहम ज़रूरत है वो सेहत और तालीम है। इसके बगैर किसी तरक्की का आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये छोटे मोटे इकदाम से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही। इसी के साथ हमारा टाइम भी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब और काजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आपसे भी इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे फिर से मुलाकात होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, फेसबुक पे पेज ज्वाइन कीजिएगा। ये है खबर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।